कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। यही चाहता क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो जानवरों से। डैड बस करें यार, लेक्चर सुनने का मूड नहीं हो रहा मेरा भी मूड नहीं है तुम्हें बर्दाश्त कर देखा। ठीक है प्रोजेक्ट अब पड़ गया, मैं माफ क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारा फैसला गलत है। सिर्फ उनकी नजर में? बात सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें तकलीफ। ऐसे नहीं चलेगा, तुम आओ मेरे साथ। किधर कामयाब? आओ तो सही। कामयाब मेरा हाथ छोड़। आज मैं शक्ल करके रहूंगा। फिर उनकी तबीयत खराब है। पता मैं से बात कर रहा हूं। अच्छा, ये आपकी बेटी है, हर वक्त रोती रहती है, खुश नहीं है मेरे साथ। हमारी जिंदगी का मजाक नहीं जो आपने अपना शुरू किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या आपके साथ यार? अचानक से अच्छी लगती लगती बुरी लगने लग जाती है। आपकी तो बेटी है यार, किस बात क्या करे आपके अंदर? कर ली शादी, हो गई, बस करें यार अंकल। अब बस करूं, बेटी है मेरी। जब तुम्हें इसके साथ देखता हूं ना तो तरस आता है इस पर। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं जाएगी कहां ये? छोड़ने ही वाले हो। आपकी बेटी आपको मुबारक, खुश रहे इसके साथ। कामयाब बेटा ऐसे नहीं बोल। नहीं बिंदिश, इसे कहने दो। के लिए आयरा की मौजूदगी उसको बदल नहीं सकी। हो सकता है कि अब उसकी कमी उसको बदल दे। नहीं अम्मा, क्या कोई रिश्ता टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता है? क्या अतीत की गलतियां भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती हैं? और क्या प्यार सिर्फ प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है? ये वो सवाल हैं जो इस दिल दहला देने वाले ड्रामा की तह में उतरते हैं, जहां बिखरे हुए रिश्ते, उलझी हुई भावनाएं और अनकहे एहसास एक तूफानी मंजर पेश करते हैं। दृश्य की शुरुआत आयरा के अचानक गायब होने के साथ होती है, जिससे घर में चिंताओं की लहर दौड़ जाती है। मैनेजर द्वारा 21 दिन का जिक्र किसी अनजाने समझौते या कठिन परिस्थिति की ओर इशारा करता है। आयरा का अस्पताल जाना और रात भर घर न लौटना स्थिति की गंभीरता को और भी गहरा कर देता है। कामयाब बाबा जो शायद आयरा के ससुर हैं, देर से उठते हैं और उनकी बेगम साहिबा आयरा की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करती है। ये बताता है कि घर के सदस्य अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक सदस्य की कमी एक खालीपन छोड़ गई है। बेगम साहिबा आयरा के जाने से गहरी व्यथित हैं। उनकी नज़र में कामयाब का रवैया ही सबसे बड़ी समस्या है। जब वो इस मुद्दे पर कामयाब के पिता से बात करती हैं तो उन्हें एक कड़वा सच सुनने को मिलता है। सिक्का हमारा खोटा है। यह स्वीकारोक्ति की गलती परिवार की है और आयरा ने बहुत कुछ सहा है। कहानी को एक नई दिशा देता है। सास बेगम साहिबा को अब कामयाब के बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका मानना है कि कामयाब सिर्फ एक बार आयरा के लिए बदला था, लेकिन आयरा की मौजूदगी भी उसे स्थायी रूप से नहीं बदल सकी। अब शायद आयरा की कमी इंटू ही उसे शायद बदल दे। लेकिन उन्हें यह भी संदेह है कि आयरा के बिना कामयाब का रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाएगा, खासकर तब जब उसे शादी के लिए मनाना भी एक कठिन काम था। सास बेगम साहिबा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई बताती है, अनचाहे रिश्ते का दर्द तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और बर्बाद हुए रिश्तों को खामखा कायम रखना बहुत मुश्किल मरहला होता है। वो स्पष्ट करती हैं कि निजी रिश्ते जैसे मियाँ बीवी के निजी तौर पर सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन जब घर वाले इसमें शामिल हो जाते हैं तो केवल समझौता ही बचता है। वो सलाह देती हैं कि उन्हें अपनी राह खुद चुनने दी जाए और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। बेगम साहिबा अपने बहू के लिए फिर भी चिंतित हैं। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि जो घर अब तक घर जैसा लगने लगा था वह फिर से उजाड़ होने की कगार पर है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये घर या शायद कामयाब आयरा से फिर से जुड़ पाएगा। दूसरी ओर कामयाब आयरा के कमरे में अकेला खड़ा है, अतीत की यादों में खोया हुआ। वह मानता है कि यहाँ उसकी कई और जिंदगियां बीत सकती थीं। वह स्वीकार करता है कि आयरा की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है और उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं, क्योंकि आयरा उससे नफरत करती है। इस पर सामने वाला व्यक्ति शायद उसके पिता उसे समझाते हैं कि आयरा नफरत नहीं बल्कि नाराज है। वो व्यक्ति कामयाब को सलाह देता है कि वो अपने रिश्ते को थोड़ा समय दे, लेकिन कामयाब निराशा में कहता है कि रिश्ते समय से नहीं बल्कि एहसास से चलते हैं और उनके बीच का एहसास खत्म हो चुका है। वो कबूल करता है कि जब वो आयरा के साथ था तो वो खुद को तकलीफ पहुंचाता था और आयरा ने उसकी इस तकलीफ को खत्म कर दिया था। सामने वाले व्यक्ति की चेतावनी के बावजूद कि कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, कामयाब कहता है कि उसने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था, जिसका नतीजा ये है कि वो फिर से उसी कमरे में अकेला खड़ा है। वो आगे कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वो बताता है कि उसके पिता खुश हैं क्योंकि उन्हें लगा कि कामयाब आयरा के साथ खुश नहीं था। अब सबकी नाराजगी खत्म हो गई है और सब खुश हैं। दृश्य अस्पताल में बदल जाता है, जहां कामयाब शायद आयरा या किसी अन्य रिश्तेदार से मिलने आया है, डिस्चार्ज हो रहा है।
वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ और दिन रुकना बेहतर होगा। कामयाब प्रोटोकॉल को वक्त ज़ाया करना बताता है और वहां मौजूद दूसरे व्यक्ति को भी घर जाकर आराम करने की सलाह देता है। बाद में अस्पताल में मौजूद कामयाब के पिता कामयाब से बात करते हैं। वो चिंतित हैं कि कामयाब का चेहरा उतरा हुआ है। कामयाब बताता है कि वो अपने पिता के लिए डरा हुआ था और परेशान हो रहा था। पिता उसे घर की बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और उसे हिम्मत रखने को कहते हैं, खासकर अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए। फिर हाजी साहब कामयाब के पिता कामयाब से पूछते हैं कि वो आयरा के कमरे में क्या कर रहा है। कामयाब स्वीकार करता है कि वो अपने पिता के सवाल का जवाब छुपा रहा है। पिता एक पिता के रूप में कामयाब की शक्ल देखकर ही उसकी तकलीफ को पहचान लेते हैं। वो उससे अपनी तकलीफ खत्म करने और आयरा को वापस लाने का आग्रह करते हैं। कामयाब निराशा में कहता है कि आयरा वापस नहीं आएगी। जब पिता पूछते हैं कि क्यों, तो कामयाब बताता है कि वो आयरा को उससे बचा रहा है, उस इंसान से जो वो बन चुका है। पिता उसे आयरा से माफी मांगने और बदलने का वादा करने की सलाह देते हैं, लेकिन कामयाब डरता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं है। उसने आयरा को तकलीफ में देखा है और अपनी गलती को महसूस करता है, लेकिन उसे खुद की गारंटी नहीं है। वो जानता है कि वो आयरा के बगैर नहीं रह सकता और ये भी जानता है कि आयरा उसके बगैर ज़्यादा खुश रह सकती है। वो डरता है कि अगर वो आयरा को वापस ले भी आए तो अपने वादों को तोड़ देगा, जैसा उसने पहले किया था। दृश्य फिर से अस्पताल में बदलता है, जहां आयरा और पापा बात कर रहे हैं। पापा आयरा से उसके इरादे के बारे में पूछते हैं। आयरा कहती है कि उसने अभी कुछ सोचा नहीं है। पापा उसे समझाते हैं कि अगर उसने कामयाब को छोड़ने का फैसला किसी दबाव में आकर किया है तो उन्हें पूरी इजाजत है, क्योंकि वो उसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहते। आयरा जवाब देती है कि पापा का फैसला पहले भी सही था और अब भी। वो मानती है कि गलती उसने की है। वो मानती है कि शायद इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। पापा उसे फिर से सोचने को कहते हैं, ये बताते हुए कि घर टूट रहा है। आयरा कहती है कि घर तो टूटा हुआ ही था और वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। वो मानती है कि दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। पापा उसे इस फैसले में साथ देते हैं और कहते हैं कि उसे कोई दबाव नहीं डालेगा, वह जो चाहे कर सकती है। अंत में आयरा, उसके पापा और भाभी, संभवतः कामयाब की मां, कामयाब के कमरे में कुछ सामान लेने आते हैं। सामान में आयरा की किताबें और कपड़े हैं। इस पल में कामयाब की मां एक पिता के रूप में आयरा को सलाह देती है कि वो सामान में खुद भी है और उसे वापस ले जाए, क्योंकि ये सब इमोशनल है और इसे खत्म करना चाहिए। दूसरी ओर कामयाब अपनी मां की बात को सुनकर खुद को गलत बंदे से शादी के लिए दोषी ठहराता है और कहता है कि वो खुद से परेशान है। वो ये भी स्वीकार करता है कि आयरा सही नहीं कर रही है, लेकिन वो उसकी इस बात से सहमत होता है कि आयरा उसे कुछ खास अच्छे नहीं लगते। वो महसूस करता है कि उसने आयरा को बहुत समय दिया, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। आखिरी पल में कामयाबी की मां आयरा का सामान पैक करते हुए एक भावनात्मक गीत गाती है, जो उनके बीच के अनकहे एहसास, अधूरी और बेबसी को व्यक्त करता है। ये गीत उनके टूटे हुए रिश्ते और उनके भविष्य की अनिश्चितता पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। यही चाहता क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो जानवरों से। अच्छा डैड, बस करें यार, लेक्चर सुनने का मूड नहीं हो रहा मेरा। मेरा भी मूड नहीं है तुम्हें बर्दाश्त कर देखा। ठीक है, प्रोजेक्ट ठप पड़ गया, मैं माफ क्यों नहीं कर देते? क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारा फैसला गलत है। सिर्फ उनकी नजर में? बात सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें तकलीफ। ऐसे नहीं चलेगा, तुम आओ मेरे साथ। किधर कामयाब? आओ तो सही। कामयाब मेरा हाथ छोड़। आज मैं शक्ल करके रहूंगा। फिर उनकी तबीयत खराब। पता मैं से बात करूंगा उनसे। अच्छा, ये आपकी बेटी है, हर वक्त रोती रहती है, खुश नहीं है मेरे साथ। हमारी जिंदगी का मजा आपने जो आपने अपना शुरू किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या आपके साथ यार? अचानक से अच्छी लगती लगती बुरी लगने लग जाती है। आपकी तो बेटी है यार, किस बात क्या करे आपके अंदर? कर ली, शादी हो गई, बस करे यार अंकल। अब बस करूं। बेटी है मेरी। जब तुम्हें इसके साथ देखता हूं ना, तो तरस आता है इस पर। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं जाएगी कहां ये? छोड़ने ही वाले हो। आपकी बेटी, आपको मुबारक, खुश रहे इसके साथ। कामयाब बेटा ऐसे नहीं बोल। नहीं बिनेश, इसे कहने दो। के लिए आयरा की मौजूदगी उसको बदल नहीं सकी। हो सकता है कि अब उसकी कमी उसको बदल दे। नहीं अम्मा, क्या कोई रिश्ता टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता है? क्या अतीत की गलतियां भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती हैं? और क्या प्यार, सिर्फ प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है?
ये वो सवाल हैं जो इस दिल दहला देने वाले ड्रामा की तह में उतरते हैं, जहां बिखरे हुए रिश्ते, उलझी हुई भावनाएं और अनकहे एहसास एक तूफानी मंजर पेश करते हैं। दृश्य की शुरुआत आयरा के अचानक गायब होने के साथ होती है, जिससे घर में चिंताओं की लहर दौड़ जाती है। मैनेजर द्वारा 21 दिन का जिक्र किसी अनजाने समझौते या कठिन परिस्थिति की ओर इशारा करता है। आयरा का अस्पताल जाना और रात भर घर न लौटना स्थिति की गंभीरता को और भी गहरा कर देता है। कामयाब बाबा जो शायद आयरा के ससुर हैं, देर से उठते हैं और उनकी बेगम साहिबा आयरा की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करती है। ये बताता है कि घर के सदस्य अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक सदस्य की कमी एक खालीपन छोड़ गई है। बेगम साहिबा आयरा के जाने से गहरी व्यथित है। उनकी नज़र में कामयाब का रवैया ही सबसे बड़ी समस्या है। जब वो इस मुद्दे पर कामयाब के पिता से बात करती हैं तो उन्हें एक कड़वा सच सुनने को मिलता है। सिक्का हमारा खोटा है। यह स्वीकारोक्ति की गलती परिवार की है और आयरा ने बहुत कुछ सहा है कहानी को एक नई दिशा देता है। सास बेगम साहिबा को अब कामयाब के बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका मानना है कि कामयाब सिर्फ एक बार आयरा के लिए बदला था, लेकिन आयरा की मौजूदगी भी उसे स्थायी रूप से नहीं बदल सकी। अब शायद आयरा की कमी इंटू ही उसे शायद बदल दे। लेकिन उन्हें यह भी संदेह है कि आयरा के बिना कामयाब का रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाएगा, खासकर तब जब उसे शादी के लिए मनाना भी एक कठिन काम था। सास बेगम साहिबा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई बताती हैं, अनचाहे रिश्ते का दर्द तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और बर्बाद हुए रिश्तों को खामखा कायम रखना बहुत मुश्किल मरहला होता है। वो स्पष्ट करती हैं कि निजी रिश्ते जैसे मियाँ बीवी के निजी तौर पर सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन जब घर वाले इसमें शामिल हो जाते हैं तो केवल समझौता ही बचता है। वो सलाह देती हैं कि उन्हें अपनी राह खुद चुनने दी जाए और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। बेगम साहिबा अपने बहू के लिए फिर भी चिंतित हैं। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि जो घर अब तक घर जैसा लगने लगा था वह फिर से उजाड़ होने की कगार पर है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये घर या शायद कामयाब आयरा से फिर से जुड़ पाएगा। दूसरी ओर कामयाब आयरा के कमरे में अकेला खड़ा है, अतीत की यादों में खोया हुआ। वह मानता है कि यहां उसकी कई और जिंदगियां बीत सकती थीं। वह स्वीकार करता है कि आयरा की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है और उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं, क्योंकि आयरा उससे नफरत करती है। इस पर सामने वाला व्यक्ति शायद उसके पिता उसे समझाते हैं कि आयरा नफरत नहीं बल्कि नाराज है। वो व्यक्ति कामयाब को सलाह देता है कि वो अपने रिश्ते को थोड़ा समय दे, लेकिन कामयाब निराशा में कहता है कि रिश्ते समय से नहीं बल्कि एहसास से चलते हैं और उनके बीच का एहसास खत्म हो चुका है। वो कबूल करता है कि जब वो आयरा के साथ था तो वो खुद को तकलीफ पहुंचाता था और आयरा ने उसकी इस तकलीफ को खत्म कर दिया था। सामने वाले व्यक्ति की चेतावनी के बावजूद कि कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, कामयाब कहता है कि उसने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था, जिसका नतीजा ये है कि वो फिर से उसी कमरे में अकेला खड़ा है। वो आगे कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वो बताता है कि उसके पिता खुश हैं क्योंकि उन्हें लगा कि कामयाब आयरा के साथ खुश नहीं था। अब सबकी नाराजगी खत्म हो गई है और सब खुश हैं। दृश्य अस्पताल में बदल जाता है, जहां कामयाब शायद आयरा या किसी अन्य रिश्तेदार से मिलने आया है। डिस्चार्ज हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ और दिन रुकना बेहतर होगा। कामयाब प्रोटोकॉल को वक्त ज़ाया करना बताता है और वहां मौजूद दूसरे व्यक्ति को भी घर जाकर आराम करने की सलाह देता है। बाद में अस्पताल में मौजूद कामयाब के पिता कामयाब से बात करते हैं। वो चिंतित हैं कि कामयाब का चेहरा उतरा हुआ है। कामयाब बताता है कि वो अपने पिता के लिए डरा हुआ था और परेशान हो रहा था। पिता उसे घर की बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और उसे हिम्मत रखने को कहते हैं, खासकर अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए। फिर हाजी साहब कामयाब के पिता कामयाब से पूछते हैं कि वो आयरा के कमरे में क्या कर रहा है। कामयाब स्वीकार करता है कि वो अपने पिता के सवाल का जवाब छुपा रहा है। पिता एक पिता के रूप में कामयाब की शक्ल देखकर ही उसकी तकलीफ को पहचान लेते हैं। वो उससे अपनी तकलीफ खत्म करने और आयरा को वापस लाने का आग्रह करते हैं। कामयाब निराशा में कहता है कि आयरा वापस नहीं आएगी। जब पिता पूछते हैं कि क्यों, तो कामयाब बताता है कि वो आयरा को उससे बचा रहा है, उस इंसान से जो वो बन चुका है। पिता उसे आयरा से माफी मांगने और बदलने का वादा करने की सलाह देते हैं, लेकिन कामयाब डरता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं है। उसने आयरा को तकलीफ में देखा है और अपनी गलती को महसूस करता है, लेकिन उसे खुद की गारंटी नहीं है। वो जानता है कि वो आयरा के बगैर नहीं रह सकता और ये भी जानता है कि आयरा उसके बगैर ज़्यादा खुश रह सकती है। वो डरता है कि अगर वो आयरा को वापस ले भी आए तो अपने वादों को तोड़ देगा, जैसा उसने पहले किया था। दृश्य फिर से अस्पताल में बदलता है, जहां आयरा और पापा बात कर रहे हैं। पापा आयरा से उसके इरादे के बारे में पूछते हैं। आयरा कहती है कि उसने अभी कुछ सोचा नहीं है।
पापा उसे समझाते हैं कि अगर उसने कामयाब को छोड़ने का फैसला किसी दबाव में आकर किया है तो उन्हें पूरी इजाजत है, क्योंकि वो उसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहते। आयरा जवाब देती है कि पापा का फैसला पहले भी सही था और अब भी। वह मानती है कि गलती उसने की है। वो मानती है कि शायद इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। पापा उसे फिर से सोचने को कहते हैं, ये बताते हुए कि घर टूट रहा है। आयरा कहती है कि घर तो टूटा हुआ ही था और वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। वो मानती है कि दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। पापा उसे इस फैसले में साथ देते हैं और कहते हैं कि उसे कोई दबाव नहीं डालेगा, वह जो चाहे कर सकती है। अंत में आयरा, उसके पापा और भाभी, संभवतः कामयाब की मां, कामयाब के कमरे में कुछ सामान लेने आते हैं। सामान में आयरा की किताबें और कपड़े हैं। इस पल में कामयाब की मां एक पिता के रूप में आयरा को सलाह देती है कि वो सामान में खुद भी है और उसे वापस ले जाए, क्योंकि ये सब इमोशनल है और इसे खत्म करना चाहिए। दूसरी ओर कामयाब अपनी मां की बात को सुनकर खुद को गलत बंदे से शादी के लिए दोषी ठहराता है और कहता है कि वो खुद से परेशान है। वो ये भी स्वीकार करता है कि आयरा सही नहीं कर रही है, लेकिन वो उसकी इस बात से सहमत होता है कि आयरा उसे कुछ खास अच्छे नहीं लगते। वो महसूस करता है कि उसने आयरा को बहुत समय दिया, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। आखिरी पल में कामयाबी की मां आयरा का सामान पैक करते हुए एक भावनात्मक गीत गाती है, जो उनके बीच के अनकहे एहसास, दूरी और बेबसी को व्यक्त करता है। ये गीत उनके टूटे हुए रिश्ते और उनके भविष्य की अनिश्चितता पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। यही चाहता है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो जानवरों से। अच्छा डैड, बस करें यार, लेक्चर सुनने का मूड नहीं हो रहा मेरा भी मूड नहीं है तुम्हें बर्दाश्त करने का। ठीक है, प्रोजेक्ट ठप पड़ गया, मैं माफ क्यों नहीं कर देते? क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारा फैसला गलत है। सिर्फ उनकी नजर में? बात सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें तकलीफ। ऐसे नहीं चलेगा, तुम आओ मेरे साथ। किधर कामयाब? आओ तो सही। कामयाब मेरा हाथ छोड़। आज मैं स्ट्रगल करके रहूंगा। फिर उनकी तबीयत खराब। पता मैं बात करूंगा उनसे। अच्छा, ये आपकी बेटी है, हर वक्त रोती रहती है, खुश नहीं है मेरे साथ। हमारी जिंदगी का मजाक नहीं जो आपने अपना शुरू किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या आपके साथ यार? अचानक से अच्छी लगने लगती, बुरी लगने लग जाती है। आपकी तो बेटी है यार, किस बात क्या करे आपके अंदर? कर ली, शादी हो गई, बस करे यार अंकल अब। बस करूं, बेटी है मेरी। जब तुम्हें इसके साथ देखता हूं ना, तो तरस आता है इस पर। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं, जाएगी कहां ये? छोड़ने ही वाले हो। आपकी बेटी आपको मुबारक, खुश रहे इसके साथ। कामयाब बेटा ऐसे नहीं बोलता। नहीं बिनेश, इसे कहने दो। के लिए आयरा की मौजूदगी उसको बदल नहीं सकी। हो सकता है कि अब उसकी कमी उसको बदल दे। नहीं अम्मा, क्या कोई रिश्ता टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता है? क्या अतीत की गलतियां भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती हैं? और क्या प्यार सिर्फ प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है? ये वो सवाल हैं जो इस दिल दहला देने वाले ड्रामा की तह में उतरते हैं, जहां बिखरे हुए रिश्ते, उलझी हुई भावनाएं और अनकहे एहसास एक तूफानी मंजर पेश करते हैं। दृश्य की शुरुआत आयरा के अचानक गायब होने के साथ होती है, जिससे घर में चिंताओं की लहर दौड़ जाती है। मैनेजर द्वारा 21 दिन का जिक्र किसी अनजाने समझौते या कठिन परिस्थिति की ओर इशारा करता है। आयरा का अस्पताल जाना और रात भर घर न लौटना स्थिति की गंभीरता को और भी गहरा कर देता है। कामयाब बाबा जो शायद आयरा के ससुर हैं, देर से उठते हैं और उनकी बेगम साहिबा आयरा की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करती है। ये बताता है कि घर के सदस्य अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक सदस्य की कमी एक खालीपन छोड़ गई है। बेगम साहिबा आयरा के जाने से गहरी व्यथित हैं। उनकी नज़र में कामयाब का रवैया ही सबसे बड़ी समस्या है। जब वो इस मुद्दे पर कामयाब के पिता से बात करती हैं तो उन्हें एक कड़वा सच सुनने को मिलता है। सिक्का हमारा खोटा है। यह स्वीकारोक्ति की गलती परिवार की है और आयरा ने बहुत कुछ सहा है। कहानी को एक नई दिशा देता है। सास बेगम साहिबा को अब कामयाब के बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका मानना है कि कामयाब सिर्फ एक बार आयरा के लिए बदला था, लेकिन आयरा की मौजूदगी भी उसे स्थायी रूप से नहीं बदल सकी। अब शायद आयरा की कमी इंटू ही उसे शायद बदल दे। लेकिन उन्हें यह भी संदेह है कि आयरा के बिना कामयाब का रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाएगा, खासकर तब जब उसे शादी के लिए मनाना भी एक कठिन काम था। सास बेगम साहिबा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई बताती हैं, अनचाहे रिश्ते का दर्द तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और बर्बाद हुए रिश्तों को खामखा कायम रखना बहुत मुश्किल मरहला होता है। वो स्पष्ट करती हैं कि निजी रिश्ते जैसे मियाँ बीवी के निजी तौर पर सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन जब घर वाले इसमें शामिल हो जाते हैं तो केवल समझौता ही बचता है।
वो सलाह देती हैं कि उन्हें अपनी राह खुद चुनने दी जाए और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। बेगम साहिबा अपने बहू के लिए फिर भी चिंतित हैं। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि जो घर अब तक घर जैसा लगने लगा था वह फिर से उजाड़ होने की कगार पर है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये घर या शायद कामयाब आयरा से फिर से जुड़ पाएगा। दूसरी ओर कामयाब आयरा के कमरे में अकेला खड़ा है, अतीत की यादों में खोया हुआ। वह मानता है कि यहां उसकी कई और जिंदगियां बीत सकती थीं। वह स्वीकार करता है कि आयरा की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है और उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं क्योंकि आयरा उससे नफरत करती है। इस पर सामने वाला व्यक्ति शायद उसके पिता उसे समझाते हैं कि आयरा नफरत नहीं बल्कि नाराज है। वो व्यक्ति कामयाब को सलाह देता है कि वो अपने रिश्ते को थोड़ा समय दे, लेकिन कामयाब निराशा में कहता है कि रिश्ते समय से नहीं बल्कि एहसास से चलते हैं और उनके बीच का एहसास खत्म हो चुका है। वो कबूल करता है कि जब वो आयरा के साथ था तो वो खुद को तकलीफ पहुंचाता था और आयरा ने उसकी इस तकलीफ को खत्म कर दिया था। सामने वाले व्यक्ति की चेतावनी के बावजूद कि कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, कामयाब कहता है कि उसने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था, जिसका नतीजा ये है कि वो फिर से उसी कमरे में अकेला खड़ा है। वो आगे कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वो बताता है कि उसके पिता खुश हैं क्योंकि उन्हें लगा कि कामयाब आयरा के साथ खुश नहीं था। अब सबकी नाराजगी खत्म हो गई है और सब खुश हैं। दृश्य अस्पताल में बदल जाता है जहां कामयाब शायद आयरा या किसी अन्य रिश्तेदार से मिलने आया है। डिस्चार्ज हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ और दिन रुकना बेहतर होगा। कामयाब प्रोटोकॉल को वक्त ज़ाया करना बताता है और वहां मौजूद दूसरे व्यक्ति को भी घर जाकर आराम करने की सलाह देता है। बाद में अस्पताल में मौजूद कामयाब के पिता कामयाब से बात करते हैं। वो चिंतित हैं कि कामयाब का चेहरा उतरा हुआ है। कामयाब बताता है कि वो अपने पिता के लिए डरा हुआ था और परेशान हो रहा था। पिता उसे घर की बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और उसे हिम्मत रखने को कहते हैं, खासकर अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए। फिर हाजी साहब कामयाब के पिता कामयाब से पूछते हैं कि वो आयरा के कमरे में क्या कर रहा है। कामयाब स्वीकार करता है कि वो अपने पिता के सवाल का जवाब छुपा रहा है। पिता एक पिता के रूप में कामयाब की शक्ल देखकर ही उसकी तकलीफ को पहचान लेते हैं। वो उससे अपनी तकलीफ खत्म करने और आयरा को वापस लाने का आग्रह करते हैं। कामयाब निराशा में कहता है कि आयरा वापस नहीं आएगी। जब पिता पूछते हैं कि क्यों, तो कामयाब बताता है कि वो आयरा को उससे बचा रहा है, उस इंसान से जो वो बन चुका है। पिता उसे आयरा से माफी मांगने और बदलने का वादा करने की सलाह देते हैं, लेकिन कामयाब डरता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं है। उसने आयरा को तकलीफ में देखा है और अपनी गलती को महसूस करता है, लेकिन उसे खुद की गारंटी नहीं है। वो जानता है कि वो आयरा के बगैर नहीं रह सकता और ये भी जानता है कि आयरा उसके बगैर ज़्यादा खुश रह सकती है। वो डरता है कि अगर वो आयरा को वापस ले भी आए तो अपने वादों को तोड़ देगा जैसा उसने पहले किया था। दृश्य फिर से अस्पताल में बदलता है जहां आयरा और पापा बात कर रहे हैं। पापा आयरा से उसके इरादे के बारे में पूछते हैं। आयरा कहती है कि उसने अभी कुछ सोचा नहीं है। पापा उसे समझाते हैं कि अगर उसने कामयाब को छोड़ने का फैसला किसी दबाव में आकर किया है तो उन्हें पूरी इजाजत है, क्योंकि वो उसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहते। आयरा जवाब देती है कि पापा का फैसला पहले भी सही था और अब भी। वह मानती है कि गलती उसने की है। वो मानती है कि शायद इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। पापा उसे फिर से सोचने को कहते हैं, ये बताते हुए कि घर टूट रहा है। आयरा कहती है कि घर तो टूटा हुआ ही था और वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। वो मानती है कि दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। पापा उसे इस फैसले में साथ देते हैं और कहते हैं कि उसे कोई दबाव नहीं डालेगा, वह जो चाहे कर सकती है। अंत में आयरा, उसके पापा और भाभी, संभवतः कामयाब की मां, कामयाब के कमरे में कुछ सामान लेने आते हैं। सामान में आयरा की किताबें और कपड़े हैं। इस पल में कामयाब की मां एक पिता के रूप में आयरा को सलाह देती है कि वो सामान में खुद भी है और उसे वापस ले जाए, क्योंकि ये सब इमोशनल है और इसे खत्म करना चाहिए। दूसरी ओर कामयाब अपनी मां की बात को सुनकर खुद को गलत बंदे से शादी के लिए दोषी ठहराता है और कहता है कि वो खुद से परेशान है। वो ये भी स्वीकार करता है कि आयरा सही नहीं कर रही है, लेकिन वो उसकी इस बात से सहमत होता है कि आयरा उसे कुछ खास अच्छे नहीं लगते। वो महसूस करता है कि उसने आयरा को बहुत समय दिया, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। आखिरी पल में कामयाबी की मां आयरा का सामान पैक करते हुए एक भावनात्मक गीत गाती है जो उनके बीच के अनकहे एहसास, दूरी और बेबसी को व्यक्त करता है। ये गीत उनके टूटे हुए रिश्ते और उनके भविष्य की अनिश्चितता पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। यही चाहता, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो जानवरों से। डैड बस करें यार, लेक्चर सुनने का मूड नहीं हो रहा। मेरा भी मूड नहीं है तुम्हें बर्दाश्त कर देखा।
ठीक है, प्रोजेक्ट अब पड़ गया, मैं माफ क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारा फैसला गलत है। सिर्फ उनकी नजर में? बात सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें तकलीफ। ऐसे नहीं चलेगा, तुम आओ मेरे साथ। किधर कामयाब? आओ तो सही। कामयाब मेरा हाथ छोड़। आज मैं शक्ल करके रहूंगा। मेरे उनकी तबीयत खराब है। कोई पता, मैं से बात करूंगा उनसे। अच्छा, ये आपकी बेटी है, हर वक्त रोती रहती है, खुश नहीं है मेरे साथ। हमारी जिंदगी का मजाक नहीं जो आपने अपना शुरू किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या आपके साथ यार? अचानक से अच्छी लगती लगती बुरी लगने लग जाती है। आपकी तो बेटी है यार, किस बात क्या करे आपके अंदर? कर ली शादी, हो गई, बस करें यार अंकल अब। बस करूं, बेटी है मेरी। जब तुम्हें इसके साथ देखता हूं ना तो तरस आता है इस पर। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं जाएगी कहां ये? छोड़ने ही वाले हो। आपकी बेटी, आपको मुबारक, खुश रहे इसके साथ। कामयाब बेटा ऐसे नहीं बोलता। नहीं बिंदिश, इसे कहने दो। के लिए आयरा की मौजूदगी उसको बदल नहीं सकी। हो सकता है कि अब उसकी कमी उसको बदल दे। नहीं अम्मा, क्या कोई रिश्ता टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता है? क्या अतीत की गलतियां भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती हैं? और क्या प्यार सिर्फ प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है? ये वो सवाल है जो इस दिल दहला देने वाले ड्रामा की तह में उतरते हैं, जहां बिखरे हुए रिश्ते, उलझी हुई भावनाएं और अनकहे एहसास एक तूफानी मंजर पेश करते हैं। दृश्य की शुरुआत आयरा के अचानक गायब होने के साथ होती है, जिससे घर में चिंताओं की लहर दौड़ जाती है। मैनेजर द्वारा 21 दिन का जिक्र किसी अनजाने समझौते या कठिन परिस्थिति की ओर इशारा करता है। आयरा का अस्पताल जाना और रात भर घर न लौटना स्थिति की गंभीरता को और भी गहरा कर देता है। कामयाब बाबा जो शायद आयरा के ससुर हैं देर से उठते हैं और उनकी बेगम साहिबा आयरा की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करती है। ये बताता है कि घर के सदस्य अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक सदस्य की कमी एक खालीपन छोड़ गई है। बेगम साहिबा आयरा के जाने से गहरी व्यथित हैं। उनकी नज़र में कामयाब का रवैया ही सबसे बड़ी समस्या है। जब वो इस मुद्दे पर कामयाब के पिता से बात करती हैं तो उन्हें एक कड़वा सच सुनने को मिलता है। सिक्का हमारा खोटा है। यह स्वीकारोक्ति की गलती परिवार की है और आयरा ने बहुत कुछ सहा है। कहानी को एक नई दिशा देता है। सास बेगम साहिबा को अब कामयाब के बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका मानना है कि कामयाब सिर्फ एक बार आयरा के लिए बदला था, लेकिन आयरा की मौजूदगी भी उसे स्थायी रूप से नहीं बदल सकी। अब शायद आयरा की कमी इंटू ही उसे शायद बदल दे। लेकिन उन्हें यह भी संदेह है कि आयरा के बिना कामयाब का रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाएगा, खासकर तब जब उसे शादी के लिए मनाना भी एक कठिन काम था। सास बेगम साहिबा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई बताती है, अनचाहे रिश्ते का दर्द तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और बर्बाद हुए रिश्तों को खामखा कायम रखना बहुत मुश्किल मरहला होता है। वो स्पष्ट करती हैं कि निजी रिश्ते जैसे मियाँ बीवी के निजी तौर पर सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन जब घर वाले इसमें शामिल हो जाते हैं तो केवल समझौता ही बचता है। वो सलाह देती हैं कि उन्हें अपनी राह खुद चुनने दी जाए और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। बेगम साहिबा अपने बहू के लिए फिर भी चिंतित हैं। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि जो घर अब तक घर जैसा लगने लगा था वह फिर से उजाड़ होने की कगार पर है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये घर या शायद कामयाब आयरा से फिर से जुड़ पाएगा। दूसरी ओर कामयाब आयरा के कमरे में अकेला खड़ा है, अतीत की यादों में खोया हुआ। वह मानता है कि यहां उसकी कई और जिंदगियां बीत सकती थीं। वह स्वीकार करता है कि आयरा की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है और उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं, क्योंकि आयरा उससे नफरत करती है। इस पर सामने वाला व्यक्ति शायद उसके पिता उसे समझाते हैं कि आयरा नफरत नहीं बल्कि नाराज है। वो व्यक्ति कामयाब को सलाह देता है कि वो अपने रिश्ते को थोड़ा समय दे, लेकिन कामयाब निराशा में कहता है कि रिश्ते समय से नहीं बल्कि एहसास से चलते हैं और उनके बीच का एहसास खत्म हो चुका है। वो कबूल करता है कि जब वो आयरा के साथ था तो वो खुद को तकलीफ पहुंचाता था और आयरा ने उसकी इस तकलीफ को खत्म कर दिया था। सामने वाले व्यक्ति की चेतावनी के बावजूद कि कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, कामयाब कहता है कि उसने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था, जिसका नतीजा ये है कि वो फिर से उसी कमरे में अकेला खड़ा है। वो आगे कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वो बताता है कि उसके पिता खुश हैं क्योंकि उन्हें लगा कि कामयाब आयरा के साथ खुश नहीं था। अब सबकी नाराजगी खत्म हो गई है और सब खुश हैं। दृश्य अस्पताल में बदल जाता है, जहां कामयाब शायद आयरा या किसी अन्य रिश्तेदार से मिलने आया है। डिस्चार्ज हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ और दिन रुकना बेहतर होगा। कामयाब प्रोटोकॉल को वक्त ज़ाया करना बताता है और वहां मौजूद दूसरे व्यक्ति को भी घर जाकर आराम करने की सलाह देता है। बाद में अस्पताल में मौजूद कामयाब के पिता कामयाब से बात करते हैं। वो चिंतित हैं कि कामयाब का चेहरा उतरा हुआ है।
कामयाब बताता है कि वो अपने पिता के लिए डरा हुआ था और परेशान हो रहा था। पिता उसे घर की बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और उसे हिम्मत रखने को कहते हैं, खासकर अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए। फिर हाजी साहब कामयाब के पिता कामयाब से पूछते हैं कि वो आयरा के कमरे में क्या कर रहा है। कामयाब स्वीकार करता है कि वो अपने पिता के सवाल का जवाब छुपा रहा है। पिता एक पिता के रूप में कामयाब की शक्ल देखकर ही उसकी तकलीफ को पहचान लेते हैं। वो उससे अपनी तकलीफ खत्म करने और आयरा को वापस लाने का आग्रह करते हैं। कामयाब निराशा में कहता है कि आयरा वापस नहीं आएगी। जब पिता पूछते हैं कि क्यों, तो कामयाब बताता है कि वो आयरा को उससे बचा रहा है, उस इंसान से जो वो बन चुका है। पिता उसे आयरा से माफी मांगने और बदलने का वादा करने की सलाह देते हैं, लेकिन कामयाब डरता है, उसे खुद पर भरोसा नहीं है। उसने आयरा को तकलीफ में देखा है और अपनी गलती को महसूस करता है, लेकिन उसे खुद की गारंटी नहीं है। वो जानता है कि वो आयरा के बगैर नहीं रह सकता और ये भी जानता है कि आयरा उसके बगैर ज्यादा खुश रह सकती है। वो डरता है कि अगर वो आयरा को वापस ले भी आए तो अपने वादों को तोड़ देगा, जैसा उसने पहले किया था। दृश्य फिर से अस्पताल में बदलता है, जहां आयरा और पापा बात कर रहे हैं। पापा आयरा से उसके इरादे के बारे में पूछते हैं। आयरा कहती है कि उसने अभी कुछ सोचा नहीं है। पापा उसे समझाते हैं कि अगर उसने कामयाब को छोड़ने का फैसला किसी दबाव में आकर किया है तो उन्हें पूरी इजाजत है, क्योंकि वो उसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहते। आयरा जवाब देती है कि पापा का फैसला पहले भी सही था और अब भी। वो मानती है कि गलती उसने की है। वो मानती है कि शायद इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। पापा उसे फिर से सोचने को कहते हैं, ये बताते हुए कि घर टूट रहा है। आयरा कहती है कि घर तो टूटा हुआ ही था और वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। वो मानती है कि दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। पापा उसे इस फैसले में साथ देते हैं और कहते हैं कि उसे कोई दबाव नहीं डालेगा, वह जो चाहे कर सकती है। अंत में आयरा, उसके पापा और भाभी, संभवतः कामयाब की मां, कामयाब के कमरे में कुछ सामान लेने आते हैं। सामान में आयरा की किताबें और कपड़े हैं। इस पल में कामयाब की मां एक पिता के रूप में आयरा को सलाह देती है कि वो सामान में खुद भी है और उसे वापस ले जाए, क्योंकि ये सब इमोशनल है और इसे खत्म करना चाहिए। दूसरी ओर कामयाब अपनी मां की बात को सुनकर खुद को गलत बंदे से शादी के लिए दोषी ठहराता है और कहता है कि वो खुद से परेशान है। वो ये भी स्वीकार करता है कि आयरा सही नहीं कर रही है, लेकिन वो उसकी इस बात से सहमत होता है कि आयरा उसे कुछ खास अच्छे नहीं लगते। वो महसूस करता है कि उसने आयरा को बहुत समय दिया, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। आखिरी पल में कामयाबी की मां आयरा का सामान पैक करते हुए एक भावनात्मक गीत गाती है, जो उनके बीच के अनकहे एहसास, अधूरी और बेबसी को व्यक्त करता है। ये गीत उनके टूटे हुए रिश्ते और उनके भविष्य की अनिश्चितता पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। यही चाहता, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो जानवरों से। अच्छा डैड, बस करें यार, लेक्चर सुनने का मूड नहीं हो रहा मेरा। मेरा भी मूड नहीं है तुम्हें बर्दाश्त करने का। ठीक है, प्रोजेक्ट ठप पड़ गया, मैं माफ क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारा फैसला गलत है। सिर्फ उनकी नजर में? बात सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें तकलीफ। ऐसे नहीं चलेगा, तुम आओ मेरे साथ। किधर कामयाब? आओ तो सही। कामयाब मेरा हाथ छोड़। आज मैं शक्ल करके रहूंगा। मेरी उनकी तबीयत खराब है। पता, मैं से बात करूंगा उनसे। अच्छा, ये आपकी बेटी है, हर वक्त रोती रहती है, खुश नहीं है मेरे साथ। हमारी जिंदगी का मजा आपने जो आपने अपना शुरू किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या आपके साथ यार? अचानक से अच्छी लगती लगती बुरी लगने लग जाती है। आपकी तो बेटी है यार, किस बात क्या करे आपके अंदर? कर ली शादी, हो गई, बस करे यार अंकल। अब बस करूं। बेटी है मेरी। जब तुम्हें इसके साथ देखता हूं ना, तो तरस आता है इस पर। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं, जाएगी कहां ये? छोड़ने ही वाले हो। आपकी बेटी, आपको मुबारक, खुश रहे इसके साथ। कामयाब बेटा ऐसे नहीं बोलता। नहीं बिनिश, इसे कहने दो। के लिए आयरा की मौजूदगी उसको बदल नहीं सकी। हो सकता है कि अब उसकी कमी उसको बदल दे। नहीं अम्मा, क्या कोई रिश्ता टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता है? क्या अतीत की गलतियां भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती हैं? और क्या प्यार, सिर्फ प्यार, सब कुछ ठीक कर सकता है? ये वो सवाल है जो इस दिल दहला देने वाले ड्रामा की तह में उतरते हैं, जहां बिखरे हुए रिश्ते, उलझी हुई भावनाएं और अनकहे एहसास एक तूफानी मंजर पेश करते हैं। दृश्य की शुरुआत आयरा के अचानक गायब होने के साथ होती है, जिससे घर में चिंताओं की लहर दौड़ जाती है। मैनेजर द्वारा 21 दिन का जिक्र किसी अनजाने समझौते या कठिन परिस्थिति की ओर इशारा करता है।
आयरा का अस्पताल जाना और रात भर घर न लौटना स्थिति की गंभीरता को और भी गहरा कर देता है। कामयाब बाबा जो शायद आयरा के ससुर हैं देर से उठते हैं और उनकी बेगम साहिबा आयरा की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करती है। ये बताता है कि घर के सदस्य अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक सदस्य की कमी एक खालीपन छोड़ गई है। बेगम साहिबा आयरा के जाने से गहरी व्यथित है। उनकी नज़र में कामयाब का रवैया ही सबसे बड़ी समस्या है। जब वो इस मुद्दे पर कामयाब के पिता से बात करती हैं तो उन्हें एक कड़वा सच सुनने को मिलता है। सिक्का हमारा खोटा है। यह स्वीकारोक्ति की गलती परिवार की है और आयरा ने बहुत कुछ सहा है कहानी को एक नई दिशा देता है। सास बेगम साहिबा को अब कामयाब के बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका मानना है कि कामयाब सिर्फ एक बार आयरा के लिए बदला था, लेकिन आयरा की मौजूदगी भी उसे स्थायी रूप से नहीं बदल सकी। अब शायद आयरा की कमी इंटू ही उसे शायद बदल दे। लेकिन उन्हें यह भी संदेह है कि आयरा के बिना कामयाब का रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाएगा, खासकर तब जब उसे शादी के लिए मनाना भी एक कठिन काम था। सास बेगम साहिबा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई बताती हैं, अनचाहे रिश्ते का दर्द तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो और बर्बाद हुए रिश्तों को खामखा कायम रखना बहुत मुश्किल मरहला होता है। वो स्पष्ट करती हैं कि निजी रिश्ते जैसे मियाँ बीवी के निजी तौर पर सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन जब घर वाले इसमें शामिल हो जाते हैं तो केवल समझौता ही बचता है। वो सलाह देती हैं कि उन्हें अपनी राह खुद चुनने दी जाए और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। बेगम साहिबा अपने बहू के लिए फिर भी चिंतित हैं। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि जो घर अब तक घर जैसा लगने लगा था वह फिर से उजाड़ होने की कगार पर है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये घर या शायद कामयाब आयरा से फिर से जुड़ पाएगा। दूसरी ओर कामयाब आयरा के कमरे में अकेला खड़ा है, अतीत की यादों में खोया हुआ। वह मानता है कि यहां उसकी कई और जिंदगियां बीत सकती थीं। वह स्वीकार करता है कि आयरा की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है और उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं, क्योंकि आयरा उससे नफरत करती है। इस पर सामने वाला व्यक्ति शायद उसके पिता उसे समझाते हैं कि आयरा नफरत नहीं बल्कि नाराज है। वो व्यक्ति कामयाब को सलाह देता है कि वो अपने रिश्ते को थोड़ा समय दे, लेकिन कामयाब निराशा में कहता है कि रिश्ते समय से नहीं बल्कि एहसास से चलते हैं और उनके बीच का एहसास खत्म हो चुका है। वो कबूल करता है कि जब वो आयरा के साथ था तो वो खुद को तकलीफ पहुंचाता था और आयरा ने उसकी इस तकलीफ को खत्म कर दिया था। सामने वाले व्यक्ति की चेतावनी के बावजूद कि कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, कामयाब कहता है कि उसने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था, जिसका नतीजा ये है कि वो फिर से उसी कमरे में अकेला खड़ा है। वो आगे कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वो बताता है कि उसके पिता खुश हैं क्योंकि उन्हें लगा कि कामयाब आयरा के साथ खुश नहीं था। अब सबकी नाराजगी खत्म हो गई है और सब खुश हैं। दृश्य अस्पताल में बदल जाता है, जहां कामयाब शायद आयरा या किसी अन्य रिश्तेदार से मिलने आया है। डिस्चार्ज हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ और दिन रुकना बेहतर होगा। कामयाब प्रोटोकॉल को वक्त ज़ाया करना बताता है और वहां मौजूद दूसरे व्यक्ति को भी घर जाकर आराम करने की सलाह देता है। बाद में अस्पताल में मौजूद कामयाब के पिता कामयाब से बात करते हैं। वो चिंतित हैं कि कामयाब का चेहरा उतरा हुआ है। कामयाब बताता है कि वो अपने पिता के लिए डरा हुआ था और परेशान हो रहा था। पिता उसे घर की बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और उसे हिम्मत रखने को कहते हैं, खासकर अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए। फिर हाजी साहब कामयाब के पिता कामयाब से पूछते हैं कि वो आयरा के कमरे में क्या कर रहा है। कामयाब स्वीकार करता है कि वो अपने पिता के सवाल का जवाब छुपा रहा है। पिता एक पिता के रूप में कामयाब की शक्ल देखकर ही उसकी तकलीफ को पहचान लेते हैं। वो उससे अपनी तकलीफ खत्म करने और आयरा को वापस लाने का आग्रह करते हैं। कामयाब निराशा में कहता है कि आयरा वापस नहीं आएगी। जब पिता पूछते हैं कि क्यों, तो कामयाब बताता है कि वो आयरा को उससे बचा रहा है, उस इंसान से जो वो बन चुका है। पिता उसे आयरा से माफी मांगने और बदलने का वादा करने की सलाह देते हैं, लेकिन कामयाब डरता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं है। उसने आयरा को तकलीफ में देखा है और अपनी गलती को महसूस करता है, लेकिन उसे खुद की गारंटी नहीं है। वो जानता है कि वो आयरा के बगैर नहीं रह सकता और ये भी जानता है कि आयरा उसके बगैर ज़्यादा खुश रह सकती है। वो डरता है कि अगर वो आयरा को वापस ले भी आए तो अपने वादों को तोड़ देगा, जैसा उसने पहले किया था। दृश्य फिर से अस्पताल में बदलता है, जहां आयरा और पापा बात कर रहे हैं। पापा आयरा से उसके इरादे के बारे में पूछते हैं। आयरा कहती है कि उसने अभी कुछ सोचा नहीं है। पापा उसे समझाते हैं कि अगर उसने कामयाब को छोड़ने का फैसला किसी दबाव में आकर किया है तो उन्हें पूरी इजाजत है, क्योंकि वो उसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहते। आयरा जवाब देती है कि पापा का फैसला पहले भी सही था और अब भी। वह मानती है कि गलती उसने की है। वो मानती है कि शायद इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। पापा उसे फिर से सोचने को कहते हैं, ये बताते हुए कि घर टूट रहा है।
आयरा कहती है कि घर तो टूटा हुआ ही था और वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम रही। वो मानती है कि दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। पापा उसे इस फैसले में साथ देते हैं और कहते हैं कि उसे कोई दबाव नहीं डालेगा, वह जो चाहे कर सकती है। अंत में आयरा, उसके पापा और भाभी, संभवतः कामयाब की मां, कामयाब के कमरे में कुछ सामान लेने आते हैं। सामान में आयरा की किताबें और कपड़े हैं। इस पल में कामयाब की मां एक पिता के रूप में आयरा को सलाह देती है कि वो सामान में खुद भी है और उसे वापस ले जाए क्योंकि ये सब इमोशनल है और इसे खत्म करना चाहिए। दूसरी ओर कामयाब अपनी मां की बात को सुनकर खुद को गलत बंदे से शादी के लिए दोषी ठहराता है और कहता है कि वो खुद से परेशान है। वो ये भी स्वीकार करता है कि आयरा सही नहीं कर रही है, लेकिन वो उसकी इस बात से सहमत होता है कि आयरा उसे कुछ खास अच्छे नहीं लगते। वो महसूस करता है कि उसने आयरा को बहुत समय दिया लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। आखिरी पल में कामयाबी की मां आयरा का सामान पैक करते हुए एक भावनात्मक गीत गाती है जो उनके बीच के अनकहे एहसास, दूरी और बेबसी को व्यक्त करता है। ये गीत उनके टूटे हुए रिश्ते और उनके भविष्य की अनिश्चितता पर गहरा प्रभाव छोड़ता है।